नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं अपने एक सहयोगी के साथ मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन पुलिस और प्रशासन को महिलाओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों पर एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहेंगे और साथ ही बस चालकों की निगरानी की जाएगी ताकि नशे की हालत में कोई भी वाहन न चलाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जलभराव और बाढ़ की स्थिति पर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत शहर में लॉ क्षेत्रों में अतिरिक्त पूरी तरह से पुलिस की तैनाती रहेगी। ऐसे में वहीं 19 बाढ़ प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और प्रभावित परिवारों तक भोजन और सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी के दौरे पर पहुंचे जापान के गवर्नर ने करीब 200 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सारनाथ का भ्रमण किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ स्थित धाम के स्तूप के सामने दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। इंडो श्रीलंका और सोसाइटी के भिक्षु सुमित थोरो ने गवर्नर और उनके दलों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। साथ ही सारनाथ के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य बौद्ध स्थलों का भी अवलोकन किया। दौरे को देखते हुए सारनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पूरे मार्ग और परिसर में तैनात रहे। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने नमो घाट पहुंचकर गंगा आरती देखी। आरती के दौरान जापानी डेलीग्रेशन भाव विभोर भी नजर आए। प्रतिनिधि मंडलों का वाराणसी दौरा 2 दिवसीय है और इस यात्रा को भारत जापान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी तरफ से बहुत खुशी है। महाबोधि सोसाइटी का नेतृत्व में सारनाथ में विभिन्न मंदिर का भिक्षु समाज सभी लोग जापान से आए हुए राज्यपाल साहब और डेलीगेशन स्वागत कर लिया। उम्मीद हम लोग अप्रिशिएट कर रहा है प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में अभी उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह में बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट, स्टेशन, हर तरफ का विकास हो रहा है। और भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश बीच में रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा। विश्व में भारत का नाम बहुत आगे जाएगा। किस तरह का विशेष पूजा कराई गई है आपके द्वारा? हम लोग ने विश्व शांति के लिए इसी धरती में आज पूजा कर लिया। वहीं ललितपुर में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप काम करने और जिले की रैंकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना की खराब प्रगति पर योजना प्रभावित और डीएम की वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री ने परिवहन विभाग को ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों से उपज लेकर जाने वाले किसानों को परेशान न करने के निर्देश भी दिए। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग आजीविका मिशन के तहत 500 से ज्यादा स्वयं सहायक समूहों को 1 करोड़ से ज्यादा पूरी तरह से फंड का चेक भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 2 लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी गई। और ये उचित नहीं है जिस विभाग से आपने एक विषय बताया है, गंभीर विषय है, और जिस विभाग की भी इसमें जिम्मेदारी थी उसने इतना लंबे समय तक इसको लंबित क्यों रखा, इसके लिए हम उनसे लिखित में जवाब मांगेंगे। और अगर उनका जवाब संतुष्ट नहीं करता है तो जो भी कार्रवाई होनी चाहिए नियंत्रण उस पर होगी। शहीदों का सम्मान ये हमारे सरकार की प्राथमिकता है। जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे उत्थान के लिए, उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और यकीनी तौर पे उस दिशा में जो भी कार्रवाई अभी मैं उससे खुद में भी पर्सनली बात करूंगा जो संबंधित डिपार्टमेंट है, और आपने इसको संज्ञान में लाया है तो वहाँ उनके गांव में मैं आपके सामने डीएम साहब भी बैठे हैं, यही निर्देशित भी करता हूँ कि उनके गांव में एक खेल का मैदान उनके नाम पे हम लोग बनाए ताकि हमारे जो समाज है, हमारा खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है,
ये जाने कि हम आज कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें महीने के अंदर जो हमने प्रस्ताव किया है कि हम उसका उद्घाटन करेंगे, उसको उस मैदान को भी शामिल किया है। एक क्वेश्चन है हमारा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो सेनानी हैं, हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो बलिदानी हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका सम्मान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और कहीं भी अधिकारी कोई भी अगर इसमें कोई ढिलाई बरतता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे। कन्नौज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए कीमत का लगभग 10 किलो सोना बरामद किया है। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर पुलिस की गाड़ी से संदिग्ध कार की टक्कर हो गई और इसके बाद से पुलिस टीम ने कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार सवार 2 लोगों के पास से सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बरामद सोना गोरखपुर से दिल्ली के दरियागंज ले जाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार सोने को नेपाल के रास्ते तस्करी करके भारत लाए जाने की आशंका है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बदमाश ऐसे में बरामद सोने की जांच के बाद से जीएसटी की टीम भी मौके पर पहुंची है और कस्टम विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटा रही है। जांच एजेंसियां सोने की तस्करी से जुड़े नेटवर्क और आरोपियों के कनेक्शन की जाँच कर रही है। वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा विहीन को लेकर कथित भ्रामक एवं तथ्यहीन खबरें प्रसारित किए जाने के आरोप में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश किया और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर भी दी है। उनका आरोप है कि गोरखपुर निवासी कमलेश चौहान की हत्या के मामले को लेकर अभिषेक उपाध्याय द्वारा लगातार ऐसी खबरें प्रकाशित की जा रही है जिसमें पर्याप्त तथ्य नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन खबरों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा विहीन का छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी मंडल प्रभारी भारतेंदु तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए, एक बहुत ही गंभीर मामला था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट चलाई जा रही है। एक आपके अभिषेक उपाध्याय नाम के एक जर्नलिस्ट हैं जिन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वो एक राजकुमार चौहान जी की हत्या हुई थी गोरखपुर में, जिसको लेके ये हिंदू युवा वाहिनी का कनेक्शन जोड़ रहे हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के ओएसडी बल्लू राय जी के खिलाफ भी एक मुहिम छोड़े हुए हैं कि इनसे इनका क्या नाता है, ना इन्होंने कोई जांच कराई है, ना किसी जांच की रिपोर्ट है, बट ये सोशल मीडिया पे डाल के हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का छवि जो है वो खराब करना चाह रहे हैं, हमारे संगठन का छवि खराब करना चाह रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज क्षेत्रगंज थाने पे उपस्थित हुए हैं और एक हमने ज्ञापन दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होने की हमने मांग की है। फिलहाल इंस्पेक्टर साहब को दे दिया गया है और आगे भी है कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हम मिलकर इस घटना को उनकी जानकारी में देके उचित कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। वहीं अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव नहर किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर कई जगह जले होने के निशान भी पाए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के साथ शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि युवक पर तेजाब डालने के बाद से गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने गाँव में ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह गाँव के ही युवक के साथ किसी काम से घर से निकला था। देर शाम परिजनों को युवक का शव नहर किनारे पड़े होने की सूचना मिली। इसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 22/8/2026 को समय करीब 5 बजे शाम 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सोनारी कला गांव थाना क्षेत्र संग्रामपुर निवासी अनुज सोनी पुत्र शिव प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 26 वर्ष है, का शव नहर के पास पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल संग्रामपुर पुलिस व 112 पुलिस पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लेकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रदर्शित है। मौके पर शांति व्यवस्था। वहीं लखनऊ के केजेएमयू में शनिवार को एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की मांग है कि मौजूदा 12,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड बनाकर 30,000 रुपये किए जाए और प्रदर्शन के केजेएमयू के अलावा लोहिया संस्थान गोरखपुर और मेरठ समेत प्रदर्शन के कई मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर शामिल हुए। बड़ी संख्या में डॉक्टरों के जुटने से
केजीएमयू परिषद में काफी देर तक नारेबाजी होती रही। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि एमबीबीएस और बीडीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद से इंटर्नशिप के दौरान उन्हें मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और ओपीडी, वार्ड और इमरजेंसी में लंबे समय तक ड्यूटी करनी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी जिम्मेदारी और काम के बावजूद उन्हें मिलने वाले जो वेतन है उसमें दूसरे राज्य और कई संस्थाओं की तुलना में काफी कम है। इसी को लेकर डॉक्टर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सब किन कारणों की वजह से आप धरने में बैठे हुए हैं आज? देखिए, हम लोग इंटर्न डॉक्टर हैं और हमारा जो स्टाइपेंड मिलता है, हमें भत्ता जो मिलता है वो सिर्फ 12,000 रुपये मिलता है सरकार के द्वारा। और अगर हम अन्य राज्य से कंपेयर करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें, तो उनका भत्ता जो मिलता है वो 30,000 के आसपास मिलता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग ये है कि हमारा जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा कर करके 30,000 रुपये प्रदान किया जाए। लगभग आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है? हम पूरे यूपी के जो पूरे यूपी प्रदेश हैं, लगभग 5,000 इंटर्न डॉक्टर हैं। इनको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है और 12,000 इनको मिल रहा है। और हम ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ये मांगे जो है लगभग विगत 5 सालों से सरकार से मांगे रख रहे हैं। सरकार के सामने हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने ये मांगे रखा, लेकिन वो है कि हमारा 1 साल का टर्म होता है और वो आगे चल के प्रमोट होकर चले जाते हैं, दूसरे डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो सरकार इसको बार बार आगे टाली जा रही है। इस वर्ष भी हमारा इंटर्नशिप जो है वो 3 महीने हो गए हैं और हम लगातार अन्य माध्यमों से, कभी पत्र के माध्यम से, कभी डायरेक्टली मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये समस्या से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन हमें हर बार आश्वासन देकर के वहीं ललितपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोलू उर्फ फिरोज, आमिर, जावेद खान और सूरज उर्फ फुल्ले के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक चारों को लंबे आपराधिक रिकॉर्ड और इनके खिलाफ अलग अलग मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गोलू उर्फ फिरोज के खिलाफ साल 2019 से 24 के बीच हत्या, मारपीट, धमकी जैसे कई मामले दर्ज हैं और आमिर पर हत्या से संबंधित मुकदमा दर्ज है। जावेद खान के खिलाफ जुआ, मारपीट और धमकी के मामले बताए जा रहे हैं। वहीं सूरज के खिलाफ 2015 से 25 तक मारपीट, धमकी और वसूली समेत कई मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद ललितपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर अभियुक्त में वांछित 4 नफर अभियुक्तों गोलू और फिरोज, आमिर, जावेद व सूरज और बल्ला को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं कन्नौज के सीएमओ विकास चंद्रा के स्थानांतरण आदेश के बावजूद लेखा प्रबंधक राजेश के कार्यभार नहीं छोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजेश ने सीएमओ के आदेश का पालन नहीं किया और अब जलालाबाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से चार्ज नहीं छोड़ा है। जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त को सीएमओ ने राजेश का स्थानांतरण जलालाबाद सीएचसी में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में किया था। आदेश में उन्हें तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि आरोप है कि आदेश जारी होने के बाद भी राजेश ने ना तो पुराना चार्ज छोड़ा और ना ही सीएचसी में कार्यभार ग्रहण किया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चर्चा तेज है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजेश की MOIC डॉक्टर मनोज से नजदीकी है और जिसके चलते वो आदेश की अनदेखी कर रहे हैं और अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से प्रभारी निरीक्षक तालग्राम और एसओ सकरामा ने 2 लोगों के कब्जे से 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसमें से एक संदीप जायसवाल है जो महाराजगंज का रहने वाला है, दूसरा सरोज पंत है जो नेपाल का रहने वाला है। ये दोनों लोग ब्रेजा गाड़ी से नेपाल से दिल्ली ये सोना ले जा रहे थे। इसका वैल्यूएशन कराया गया तो ये 24 कैरेट सोना पाया गया है और इसकी कीमत 15 करोड़ 39 लाख पाई गई है। इसके संबंध में कस्टम अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने इसकी विस्तृत पूछताछ की और ये स्मगलिंग का सामान इनके द्वारा पाया गया है, जिससे वहीं अमेठी जिले में लगातार बारिश के चलते तराई क्षेत्रों में अत्यधिक जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तिलोई तहसील में 200 बेड
अस्पताल के आसपास सड़कों से लेकर खेतों तक पानी भर गया है। कई घरों में कमर तक पानी पहुंचने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम संजय चौहान ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत काम शुरू करने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर तिलोई तहसील के आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है और घरों में घुसे पानी को निकालने का काम शुरू करवाया। वहीं सड़कों पर अत्यधिक जलभराव के चलते 200 बेड रेफरल अस्पताल आने जाने वाले मरीजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सुरक्षा को देखते हुए मरीजों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। प्रशासन की टीम जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करके स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं यूपी के अमेठी में चीनी के बढ़ते दामों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जमाखोरी पर सख्ती वो शुरू कर दी है। डीएम संजय चौहान ने जिले में चीनी के स्टॉक की निगरानी के लिए तहसीलवार टीमें गठित की है और अब किराने की दुकानों और व्यापारियों और डीलरों के यहां पर चीनी के भंडारण पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। ऐसे में शासन के निर्देश के तहत 4000 क्विंटल से अधिक चीनी के भंडारण पर रोक लगाई गई है। डीएम ने अधिकारियों को निर्धारित सीमा कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है। चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी करेगा और साथ ही चीनी को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये व्यवस्था 11 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावित रहेगी। डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करके स्टॉक की स्थिति घोषित करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। पीलीभीत के थाना माधोटांडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी और इसी दौरान एक्टिवा सवार सदाब और अनस को पकड़ लिया गया है। तलाशी में दोनों के कब्जे से 900 ग्राम अवैध चरस बरामद होने की बात पुलिस ने कही है। मामले में थाना माधोटांडा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा एक्टिवा को एमबी एक्ट के तहत सीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सदाब के खिलाफ एनडीपीएस, आर्म और गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त की शाम को अजयपाल गंगवार ने अपने करीब 20 साल की बेटी अंशिका गंगवार के सिर में गोली मार दी और घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अजयपाल शराब के नशे में घर पहुंचा था और किसी बात को लेकर बेटी से कहासुनी के बाद से अवैध तमंचे से गोली चला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन के निर्देश पर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।